हेलो दोस्तों। आज का ये जो हमारा नॉवल है इसका एक भाग मैंने कल पाकीज़ा चैनल पर अपलोड किया था। लेकिन दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के लिए ये कंप्लीट नॉवल लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोगों ने कल वाला इसका पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप इसे स्टार्टिंग से सुन सकते हैं। और अगर आपने कल इसका पार्ट जो है पाकीज़ा चैनल पर सुन लिया है तो आप जो है पहले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, यानी 44 मिनट का पहला पार्ट था तो आप 44 मिनट की वीडियो स्किप करके आगे का पार्ट को सुन सकते हैं। ये जो नॉवल था ये थोड़ा सा बड़ा था, मोस्टली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उससे थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए मैंने इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को टू पार्ट में स्टोरी सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि जो कल इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था उस पार्ट पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे। तो इसीलिए मैंने इस नॉवल को पूरा कंप्लीट अपलोड कर दिया है और आगे से कोशिश करूँगी कि एक ही पार्ट में पूरे नॉवल को ख़त्म कर दिया करूँ। तो दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ऐसे अच्छे अच्छे नॉवल लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी एक लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों इस नॉवल को शुरू करते हैं। वो सिगरेट सुलगाकर होंठों से लगाते हुए उसके गहरे गहरे कश ले रहा था। दिल में आज फिर से दर्द की लहर सी उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल अंदर ही अंदर मसल रहा हो। आज उसे फिर से उस जालिम की याद आ रही थी, पर वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था, खुद को बेबस महसूस कर रहा था। कभी कभी इंसान जिसे मोहब्बत करता है उसे देख तक नहीं सकता, और अगर देख भी ले तो उन जज्बातों को छुपाना पड़ता है जो दिल में होते हैं। वो एक आखिरी रात जो उसकी ज़िंदगी को महकाने के लिए उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, लेकिन उस एक रात के बाद उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरे बाकी बचे थे। वो उसके आखिरी स्पर्श को आज भी अपने दिल से महसूस करता था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर उस सितमगर के लिए गुस्सा भी भरा हुआ था। मोहब्बत के दावे किए थे उसने, लेकिन ये मोहब्बत तो नहीं थी ना। मोहब्बत में तो विश्वास सबसे पहले ज़रूरी होता है। विश्वास के बिना मोहब्बत की नींव नहीं रखी जा सकती, और उसने विश्वास नहीं किया था अभिजीत पर। हर कोई अभिजीत जोशी पर उंगली उठा रहा था, उसे इल्ज़ाम दे रहा था, जबकि वो भी आंखों में अविश्वास लिए उसे देख रही थी। और जब उसने अपने आखिरी शब्द कहे थे, तुम सजा के हकदार हो अभिजीत, तुमने बहुत गलत किया है, और फिर उसी पल अभिजीत का दिल टूटकर बिखर गया था। उसने एक बार भी अभिजीत से नहीं पूछा था कि अभिजीत क्या ये सच है या झूठ। एक बार तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे होठों से सुनना चाहती हूँ। उसने तो खड़े खड़े ही फैसला सुना दिया था और उसकी ज़िंदगी से निकल कर चली गई थी। और आज इस बात को पूरे 5 साल गुजर चुके थे। इन 5 सालों में एक भी पल, एक भी दिन, एक भी रात ऐसी नहीं हुई थी जब वो दर्द से तड़पा ना हो। उसके जाने से ज़्यादा उसे इस बात का दर्द था कि उसके महबूब ने उस पर भरोसा नहीं किया था, जिसने कभी अपने महबूब के अलावा दूसरी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा था। वो भला किसी लड़की के इतना करीब जा सकता था? कृतिका ने एक बार भी नहीं सोचा था, और अपना फैसला सुनाकर उसकी ज़िंदगी से अलग हो गई थी, उसे दुखों के हवाले करके। जबकि अभिजीत ने खुद को बर्बाद कर लिया था, अपना करियर, अपना शौक, सब कुछ तबाह कर दिया था। फ़ोन की बजती घंटी ने उसे अपनी ओर खींचा था। दुखती आंखों को दबाते हुए फ़ोन को देखा और फिर सिगरेट को होठों से निकाल कर एस्ट्रे में मसल दिया। मोबाइल कान से लगा लिया। अभिजीत, कहाँ हो तुम? फ़ोन पर उसकी मामी आशा खुराना बात कर रही थी। आप बताइए, आपको क्या काम है? उसने अपने सर को मसलते हुए पूछा था। अभिजीत, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे जिम की ज़मीन पर एक आदमी ने कब्जा करने की धमकी दी है और मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर अभिजीत के माथे पर बल पड़े थे। चिंता मत करें मामी, आपका मसला हल हो जाएगा, उसने कहा, और फिर कॉल काट कर सागर को आवाज़ देने लगा। उसके बाद सुनील को सब समझाने के बाद वो सुकून से बैठा उसके काम और उसके इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद ही पूरी इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो प्रताप के ऑफिस पहुंच गया। अरे अरे ओ गुंडे मवाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो जोर से चिल्लाया था। अभिजीत उसके गिरेबान को पकड़कर उसे उसकी चेयर पर पटक चुका था और उसके सामने उसकी टेबल पर पैर रख दिए। ये क्या बदतमीजी है? वो गुस्से से चीखा। और जो तुमने किया उसका क्या? आशा लेडी जिम पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो चबा चबा कर बोला। तो प्रताप एकदम सन्नाटे में आ गया। वो मेरा पर्सनल मैटर है, वो जल्दी से बोला था। मेरा भी पर्सनल मैटर है,
और ये पेपर साइन कर, मामला रफा दफा कर, वरना दूसरी सूरत में तुझे दुनिया से भेजना पड़ेगा। वो पिस्तौल निकाल कर बोला तो प्रताप के माथे पर पसीना आ गया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे, साइन करो। वो उसकी बात का जवाब दिए बिना दहाड़ा तो वो होंठ को चलते हुए चुपचाप साइन कर गया था। वो रिलैक्स सा होता, पेपर उठाकर जेब में डालता, बाहर की तरफ बढ़ गया था। अब उसका इरादा अपनी मामी आशा खुराना को खुशखबरी देने का था। वो उनके पास उनके जिम पहुंचा तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। तुम बैठो, कुछ खाने को मंगवाती हूँ, आशा जी ने कहा। नहीं मामी जी, मुझे आगे किसी काम के लिए जाना है, वो संजीदा शब्दों में बोला, फिर वहाँ से पलटकर बाहर की तरफ बढ़ गया। अभी वो सीढ़ियाँ उतर रहा था कि उसका किसी से एक जोरदार टकराव हुआ था। कृतिका लंदन की फ्लाइट से आज ही मुंबई पहुंची थी। वो लगभग 5 साल बाद हिंदुस्तान वापस आई थी। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो बाहर ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी। कुछ ही देर में गाड़ी एक जिम के पास जाकर रुकी थी। वो अपना बैग संभालती नीचे उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक किसी से जोरदार टकराव हुआ था। इससे पहले कि वो नीचे गिर जाती, उस इंसान ने जल्दी से उसका हाथ थामकर उसे गिरने से बचा लिया। जैसे ही उसने निगाह उठाई तो सामने खड़ी हस्ती को देखकर वो पत्थर बनी रह गई थी। इसमें कोई भी शक नहीं था कि वो अभिजीत था। ठीक हो तुम? उसने संजीदगी से सवाल किया, जबकि कृतिका थूक निगलती हुई धीरे से पीछे हटी थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अभिजीत के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा था। वो फ़ोन कान से लगाता हुआ सीढ़ियाँ उतरता चला गया, जबकि कृतिका पत्थर बनी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। फिर बोझिल दिल के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही अंदर आई, आशा जी उसे देखते ही चहक उठी। अरे मेरी जान, तुम यहाँ क्यों आ गई? उनके सवाल पर वो बगैर जवाब दिए उनके गले से लग गई। क्या हुआ मेरा बच्चा, परेशान क्यों हो? आशा जी ने पूछा। बुआ जी, मैंने अभिजीत को देखा। वो जेल से कब छूटा? वो होंठ कुचलते हुए बोली। ये सुनकर आशा जी के चेहरे पर एक साया सा लहराया था, मगर दूसरे ही पल वो खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराने लगी। आया होगा किसी काम के लिए। इस बिल्डिंग पर एक हमारा अकेला ही तो जिम नहीं, और भी बहुत से ऑफिस हैं। तुम छोड़ो ना, चलो घर चलते हैं। वो निगाहें चुराकर बोली। चलिए ठीक है, कृतिका ने ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा और आशा जी के साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। वो लोग खुराना हाउस पहुंचे तो आरती जी सामने ही बैठी थीं। कृतिका को देखते ही उन्होंने अपनी बाहें फैला दी तो वो जल्दी से उनकी आगोश में जा समाई। कितनी देर तक आरती उसे गले से लगाकर रोती रही। आरती जी ने अपने बेटे अभिजीत और कृतिका को लेकर कितने ही ढेरों सपने सजाए थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उनका बेटा दरबदर हो गया था और कृतिका भी आज पूरे 5 साल बाद घर वापस लौट रही थी। कुछ देर बाद वो उनसे अलग हुई तो आरती जी ने उसे फ्रेश होने के लिए कमरे में भेज दिया। फ्रेश होकर जब वो बाहर आई तो ईशा सोफे पर बैठी थी। कृतिका के आने की खबर सुनकर ईशिका दौड़ी दौड़ी अपने घर से कृतिका से मिलने के लिए चली आई थी। कृतिका ऐसी देश छोड़कर लंदन गई थी कि ईशिका की शादी में भी नहीं आ पाई थी और ईशिका की शादी को भी 2 साल हो चुके थे। दीदी, ईशिका उसे देखते ही चिल्लाकर बोली और उसके गले लग गई। बहन को गले लगाकर कृतिका के दिल को एक बड़ा सुकून मिला था। सगे रिश्तों के नाम पर बस उसके पास यही एक बहन का रिश्ता बाकी बचा था। बाकी सब उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन इस सब के बीच वो आशा जी की मोहब्बत को भुला नहीं सकती थी, जिन्होंने उन दोनों बहनों को माँ और बाप दोनों के प्यार की कमी को महसूस नहीं होने दिया था। दोनों बहनें इस मामले में लकी थीं कि उन्हें आशा जी जैसी अच्छी औरत मिल गई थी। कैसी हो मेरी जान? कृतिका बहन को गले से जोर से भींचते हुए बोली थी। बिल्कुल ठीक, आप बताओ, ईशिका ने एकदम चहक कर कहा। फिर उसके साथ ही सोफे पर बैठकर बातें करने लगी। कृतिका से उसके इतने सालों की बातें की कि उसने लंदन में क्या क्या किया, कितने दोस्त बनाए, जबकि कृतिका भी उससे उसके पति दिव्यांश के बारे में पूछ रहती रही और ईशिका उसे हंस हंस कर सारी बातें बताती रही कि दिव्यांश बहुत अच्छे हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ देर बाद वो सब लोग खाने पर बैठे थे, एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। तुमने अपने घर नहीं जाना ईशिका? आशा जी ने पूछा तो कृतिका चौंक कर ईशिका को देखने लगी। नहीं बुआ जी, मैंने दिव्यांश को फ़ोन कर दिया है कि आज की रात मैं नहीं आऊँगी, मुझे अपनी दीदी के पास रहना है। ईशिका ने जल्दी से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जाओ, मुझे ये पसंद नहीं कि तुम रोज़ रोज़ यहाँ आया करो, आशा जी ने कहा। उनके अंदाज पर ईशिका का रंग फीका पड़ गया। हैरत से अपनी बुआ जी को देखने लगी। क्या हो गया है बुआ जी,
रहने देना, मैं इतने सालों बाद आई हूँ, हम दोनों को ढेर सारी बातें करनी है, कृतिका ने कहा। जब मैंने कह दिया तो फिर कह दिया, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और बातें करने के लिए ज़रूरी नहीं कि रात को यहाँ रुका जाए, फ़ोन पर भी तो बातें हो सकती हैं ना, आशा जी ने साफ ठंडे अंदाज में कहा। इशिका गुस्से से कृतिका को वहीं छोड़कर चली गई। कृतिका उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर आशा जी ने उसे डपट कर खाने के लिए कहा, तो वो दिल ही दिल में उलझते हुए खाने पर झुक गई। खाना खाने के बाद इशिका तो ड्राइवर के साथ घर जा चुकी थी, जबकि इशिका के जाने के बाद वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल भी चुकी थी और अब आरती जी और आशा जी से बैठी ढेर सारी बातें कर रही थी। बातों के बीच समय का पता ही नहीं चला और फिर जब नींद आने लगी तो उठकर कमरे में चली आई, लेकिन कमरे में आते ही उसे बहुत सी यादों ने घेर लिया था। ये कमरा, ये बेड उसे बहुत कुछ याद दिलाने लगे थे। ऐसा लगा जैसे वो अभी भी अभिजीत की बाहों में इस बेड पर लेटी है। अगले ही पल उसने अपना सर झटका था। उसके दिल में गुस्सा सा भरने लगा था। वो गलत था, उसे खुद पर कंट्रोल नहीं था। तभी तो विदाई से पहले ही मेरे साथ रिश्ता बनाया और फिर एक दिन जब फिर से जवानी के हाथों मजबूर हुआ तो मेरी ही बहन इशिका के साथ। इससे आगे वो सोच ही नहीं पाई थी और दर्द से आंखें बंद कर ली और अब वो गुमसुम सी विंडो से बाहर चांद को देख रही थी। दिल जैसे उदास हो रहा था। दरवाजे पर दस्तक होने पर वो चौंक कर होश की दुनिया में आई थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो आशा जी और आरती जी खड़ी थीं। अगर तुम बुरा न मानो तो कुछ बात करनी है तुमसे, आशा जी ने बैठते हुए कहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको क्या बात करनी है। आप शायद यही कहना चाहती हैं ना कि मैं अभिजीत को एक मौका और दूँ, क्योंकि आप फ़ोन पर भी दबे अंदाज में कई बार ये बात कह चुकी हैं। लेकिन मैं उस इंसान को कभी भी कोई और मौका नहीं दूंगी। मेरा और उसका डिवोर्स होगा बस, उसने एकदम फैसला लेते हुए अंदाज में कहा, जबकि उसकी इस बात पर आरती जी की आंखें भीग गई थीं। तो वहीं आशा जी ने भी अपने दिल पर हाथ रखा था। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती बुआ जी, और प्लीज़ आरती आंटी आप आंसू मत बहाएं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आशा जी से निगाहें हटाकर उसने आरती जी से कहा, जो उसके फैसले पर आंसू बहाने लगी थीं। लेकिन आप ही सोचिए, मैं एक ऐसे इंसान को कैसे स्वीकार करूं जिसने मेरी बहन के साथ इतना बुरा किया। मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी उसने। मुझसे मोहब्बत का दम भरता रहा, जबकि उसकी नीयत मेरी भोली भाली मासूम सी कम उम्र बहन पर ख़राब हुई थी। वो भीगे अंदाज में बोली, लेकिन इस कसूर के लिए वो 3 साल की सज़ा काट चुका है कृतिका। आरती जी ने भीगी आंखें पोंछते हुए बेटे की साइड लेनी चाही। जेल काटने की वजह से उसके गुनाह भूल जाऊं क्या, या फिर मेरा दिल फिर से पहले जैसा हो जाएगा जो उसकी इस घिनौनी हरकत को देखकर टूटकर चकनाचूर हुआ था। वो कड़वे अंदाज में बोली, तलाक के बाद क्या करोगी? तुम किसी और से भी तो शादी करोगी ना, और पता नहीं कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला नया इंसान कैसा होगा। आरती जी ने कमज़ोर अंदाज में कहा, वो जैसा भी होगा मगर अभिजीत नहीं होगा। प्लीज़ अब उस पर और कोई बात नहीं होगी। आप लोग जाकर आराम कीजिए, मुझे भी सुबह सुबह उठकर हॉस्पिटल जाना है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा पहला दिन ही ख़राब गुजरे। बेहद ठंडे अंदाज में बोलते हुए वो उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी, तो वो दोनों चुपचाप उठकर वहाँ से चली आईं। उनके जाते ही सुरमई आंखों में उतरने वाले आंसुओं को वो रोकने लगी। क्या कुछ नहीं याद आया था? फिर उसने बड़ी ही बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ गई। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर हार्दिक सिन्हा ने उसका स्वागत किया था। उनके साथ पूरे अस्पताल का राउंड लगाने के बाद वो ऑफिस जाकर बैठी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक एक नर्स भागती हुई आई। सर, एक इंसान जख्मी हालत में लाया गया है, उसे गोली लगी हुई है, वो भी एक नहीं 3-3। उसका ब्लड काफ़ी निकल चुका है और हम उसकी गोली निकालना चाहते हैं, मगर वो कह रहा है कि उसे बेहोशी की दवाई नहीं चाहिए, नर्स ने घबराए हुए अंदाज में कहा था। उसकी बात सुनकर डॉक्टर हार्दिक सिन्हा उठकर खड़े हुए थे। चलो आओ देखते हैं कौन पागल इंसान है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कृतिका भी हल्का सा मुस्कुराती हुई उनके साथ ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ी थी। वहाँ पहुँचे तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी थी जो सर झुका बैठा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। जैसे ही वो करीब आई, उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो एक ही पल में धक से रह गई। वो तो अभिजीत जोशी था। वो भी उसे देखकर चौंक गया था। उसके कंधे, बाजू और पेट से खून निकल रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से भीगी हुई थी। खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से
अभिजीत को अपने सामने का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी पूरी आंखें खोलकर अपने सामने खड़ी उस दुश्मन जां को देखा था। ओ माय गॉड, प्लीज आप लेट जाएं, आप देखने दीजिए क्या मसला है, डॉक्टर सिन्हा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले थे। लेट जाता हूँ, लेकिन खबरदार, जो तुम में से किसी ने भी मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया तो। अभिजीत उन लोगों को वार्निंग देते हुए सीधा लेट गया। उसके जिस्म में 3-3 गोलियां लगी थीं। कृतिका हैरान और परेशान से उसके चेहरे की ओर देख रही थी, जहां तकलीफ के भाव तो थे मगर वो जाहिर नहीं कर रहा था। खून निकलने से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी थी और जिसकी वजह से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं, मगर वो हिम्मत नहीं हार रहा था और अपनी आंखें खोले हुए था। कृतिका उसकी हालत पर होंठ नीचे खड़ी थी। डॉक्टर हार्दिक ने चेकअप करते हुए उसकी तरफ देखकर सर ना में हिलाया। हमें बेहोशी देनी होगी क्योंकि जख्म काफ़ी गहरा है, डॉक्टर हार्दिक संजीदगी से बोले। कृतिका ने गहरा सांस भरा था और अभिजीत के पास जाकर उसका हाथ थामा। वो हैरान सा उसकी तरफ देखने लगा। प्लीज डोंट आर्गूमेंट, हमें बेहोशी देनी होगी आपको, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी, कृतिका ने सपाट अंदाज में कहा। अभिजीत ने माथे पर बल डालते हुए उसे देखा। तुम्हारे से मुझे इलाज नहीं करवाना, जाओ यहाँ से, वो गुस्से से बोला, जबकि कृतिका का दिमाग भी गुस्से से तप गया। मुझे भी तुम जैसे इंसान का इलाज करने का कोई शौक नहीं है, मगर कर रही हूँ तो अपना फ़र्ज समझकर। तुम अपना काम करो और मुझे अपना फ़र्ज निभाने दो, वो भी गुस्से से अपनी टोन में आते हुए बोली। अपनी बातों के बीच वो डॉक्टर को इशारा कर चुकी थी कि इंजेक्शन दे दें, और डॉक्टर ने मौका पाकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। जब तक अभिजीत को समझ पाता, इंजेक्शन उससे लग चुका था। उसने गुस्से से घूरकर अपने सामने खड़ी कृतिका को देखा था, जबकि वो तंज से मुस्कुराती हुई अपने हाथों में ग्लव्स पहनने लगी थी। वो बेहोश हुआ तो डॉक्टर हार्दिक और कृतिका अपना काम शुरू करने लगे थे। कितनी ही बार उसका हाथ बुरी तरह कांपा था आज। हालांकि वो पिछले 2 साल से लंदन के अस्पताल में ऑपरेट करती थी। ऑपरेशन कामयाब रहा था। कुछ देर के बाद उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। कृतिका थकी हुई सी ऑफिस में आकर बैठ गई। क्या आरती आंटी को बताऊं या नहीं? वो होंठ को चलती हुई उलझन का शिकार थी। फिर सर झटक कर फाइलें देखने लगी। शाम को जब घर पहुंची तो सब लोग चाय पर उसी का इंतजार कर रहे थे। वो भी उनके साथ जाकर बैठ गई। अभिजीत को 3-3 गोलियां लगी थीं और ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो इस बात को छुपा नहीं सकती थी और इसीलिए उसने ये बात घर में बताने का फैसला किया था। मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर के बाद उसने धीरे से कहा। सब उसकी ओर देखने लगे थे। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? आशा जी ने मुस्कुराकर पूछा। दरअसल आज अभिजीत को अस्पताल लाया गया था, उसे गोलियां लगी थीं, उसने बताया, जबकि आरती जी का रंग एकदम पीला पड़ गया था। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? वो एकदम से तड़प कर बोली और फिर अपना दुपट्टा चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। आरती रिलैक्स हो जाइए, हम अभी चलते हैं उसे देखने, आशा जी ने आरती के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा था। कृतिका अपनी बुआ जी को देखकर रह गई थी। कितना बड़ा हौसला था कि उन्होंने अपनी विधवा नंद का साथ नहीं छोड़ा था। हालांकि अभिजीत उनकी भतीजियों के साथ इस कदर बुरा कर चुका था। कुछ देर के बाद वो लोग ड्राइवर के साथ अस्पताल के लिए चले गए थे, जबकि कृतिका आराम करने के इरादे से अपने कमरे में आ गई थी। मगर आराम कहाँ था उसके नसीब में। आज से 5 साल पहले ही आराम ख़त्म हो चुका था। वो कितनी जिंदा दिल और खुश रहने वाली लड़की थी, मगर अब तो हंसना ही भूल गई थी। सारी सोचों को झटकने के बाद वो सोने के लिए अपने बेड की तरफ आई थी। अभिजीत को जब होश आया तो गर्दन घुमाकर देखा, आरती जी और आशा जी उसके सामने ही बैठी थीं और आंसू बहा रही थीं। मेरे बच्चे कैसे हो? आरती जी ने उसके माथे पर प्यार करते हुए तकलीफ भरे अंदाज में पूछा था। मैं ठीक हूँ मम्मा, आप यहाँ क्यों आई हैं? अच्छी तरह जानती हैं ना मेरे दुश्मन कितने हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनकी नज़र में आप लोग आएँ। कम से कम मामी जी, आपको मम्मा को समझाना चाहिए था। वो आशा जी की तरफ देखते हुए बोला। ये सब कैसे हुआ? आशा जी ने पूछा। छोड़िए इस बात को, वो सर झटक कर बोला। जो लोग मेरी प्रॉपर्टी की ज़मीन को खाली करवाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों ने किया है ना ये सब? आशा जी ने होंठ को चलते हुए पूछा। वो जवाब में चुप रहा। छोड़ दो ये सब बेटा, और जो भी हकीकत है वो सब कृतिका को पता होनी चाहिए, ताकि तुम लोग अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सको, आशा जी ने कहा। आप में से कोई भी उसे कुछ नहीं बताएगा। मैं क्यों बताऊं उसे?
जब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं था, तो मुझे भी उसे भरोसा दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सब लोग मेरे खिलाफ थे, तो मेरा साथ देने की बजाय उन लोगों के साथ खड़ी थी जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले थे, मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। उसने मेरी उम्मीदों का खून किया था मामी जी, और मेरी उम्मीदें मर गई थीं। और अगर उम्मीदें मर जाए ना, तो फिर ख्वाब जलकर ख़त्म हो जाते हैं, और ख्वाब जल जाएं तो राख के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। वो कड़वे अंदाज में बोलता चला गया। आरती जी और आशा जी बेबसी से उसे देख कर रह गई थीं। सागर, मामा और मामी जी को घर तक छोड़ कर आओ, और प्लीज़ अब दोबारा मुझे इस तरह मिलने के लिए मत आना। वो अपना रुख फेरता हुआ ठंडे अंदाज में बोला। तो वो दोनों दिल ही दिल में जलती कुड़ती वहाँ से निकल गई थीं। अभिजीत अपने जख्मों से उठती दर्द की टीसों को नज़रअंदाज करता कपड़े चेंज करने लगा, क्योंकि उसे अभी अभी वहाँ से निकलना था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अस्पताल में किसी तरह का कोई हंगामा हो। अस्पताल से बाहर निकला तो बाहर उसका आदमी गाड़ी लिए खड़ा था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठा, बैक सीट से टेक लगाए अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। वो अतीत जो उसकी जिंदगी का एक काला अध्याय बनकर रह चुका था। 5 साल पहले वो एक खुश रहने वाला और ख्वाबों से भरपूर नौजवान हुआ करता था। उसकी ज़िंदगी में कृतिका के आने से एक नया रंग भर गया था। अभिजीत के पापा की डेथ जब वो 10 साल का था, एक कार हादसे में हो गई थी, और तब उसके मामा और मामी उसे अपने घर ले आए थे। उसकी मामी एक बहुत अच्छी औरत थी। उसकी माँ को बिल्कुल अपनी सगी बहनों की तरह रखा था, और उसका भी बहुत ख्याल रखा था। आशा जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इशिका और कृतिका आशा जी के भाई की बेटियां थीं। आशा जी के भैया भाभी का डिवोर्स हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी के रास्ते अलग कर लिए और अपना अपना जीवन साथी चुनकर अपनी खुशियां तलाश कर लीं। पीछे बची मासूम सी 5 साल की कृतिका और 3 साल की इशिका। इन मासूम सी बच्चियों को आशा जी ने अपनी आगोश में समेट लिया। हालांकि आशा जी के भैया और भाभी दोनों ने अपने अपने तौर पर कहा था कि वो बच्चियों को अपने साथ रख लेंगे, लेकिन आशा जी ने उन्हें मना कर दिया था, बल्कि उनसे विनती की थी कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मगन रहो, ये बच्चियां मुझे दे दो। और उन लोगों ने फिर कोई ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। इस तरह आशा जी उन दोनों बच्चियों को अपने घर ले आई थीं, और यूँ बचपन से ही तीनों बच्चे एक साथ ही एक घर में रहे थे। अभी कुछ ही साल गुजरे थे कि आशा जी के पति को ब्रेन ट्यूमर हो गया। उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। हालांकि उनके इलाज पर उनकी सारी जमा पूंजी लग चुकी थी, लेकिन वो बच न सके। अब आशा जी के पास सिर्फ एक जिम बचा था, जिस पर वो लेडीज़ जिम चलाकर अपने घर का और बच्चों का पालन पोषण कर रही थीं। तो वहीं आरती जी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थीं। दोनों औरतों ने साथ मिलकर बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की थी। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। सब बच्चे भी आपस में बहुत घुल मिलकर प्यार से रहते थे, और फिर बचपन की ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। कृतिका और अभिजीत दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, और एक दूसरे के बिना जीने का ख्याल भी नहीं कर सकते थे। मगर फिर वो एक रात, वो एक ऐसा हादसा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था, सबकी ज़िंदगियों को एक नया मोड़ दे दिया था। अभिजीत पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा कि इंसानियत ही शर्म से अपना सर झुका जाए। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने इशिका पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। इस इल्ज़ाम के चलते उसे पूरे 3 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन ये 3 साल की सज़ा ने उसे इतनी तकलीफ़ नहीं दी थी जितनी तकलीफ़ उसे इस बात ने दी थी कि उसे इशिका को लेकर इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसे वो अपनी बहन मानता था। 3 साल तक उसने वो सज़ा काटी बिना कुछ बोले। जेल से निकलने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश की, मगर दिल के जख्म अभी तक ताज़ा थे। 6 साल पहले आज उसकी शादी कृतिका से हुई थी। जो उसकी मोहब्बत, उसके बचपन का प्यार था। शादी तो हो गई थी, लेकिन विदाई नहीं हुई थी, और दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रह गए थे। क्योंकि जब दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाया गया था, तो पंडित जी ने उन दोनों की कुंडली में दोष बताया था, और उनकी कुंडली के हिसाब से 1 साल के बाद उनकी शादी की तारीख निकल रही थी। लेकिन कृतिका को लंदन जाना था अपना सपना पूरा करने के लिए, और अभिजीत चाहता था कि जब तक वो उसके नाम न हो जाए, उसे खुद से अलग न करे। और तब पंडित जी ने उसकी जिद को देखते हुए एक मशवरा दिया था कि ठीक है, शादी कर लो, लेकिन विदाई 1 साल बाद कर लेना। इस तरह तुम लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई भी गलत असर नहीं पड़ेगा। और तब पंडित जी की बात को मानते हुए उन दोनों की शादी तो बड़ी ही शांति और सादगी से कर दी गई थी।
लेकिन अब दोनों की विदाई करने का इरादा था और बहुत धूमधाम से करने का इरादा था। वो उस वक्त झूले पर बैठी अभिजीत के कंधे पर सर रखे उससे बातें कर रही थी। बुआ जी बता रही थी कि तुम्हारा नेक्स्ट सूट बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू, वो उसके गालों को खींचते हुए बोली तो अभिजीत धीरे से मुस्कुरा दिया था। हाउस जॉब कब से शुरू हो रही है तुम्हारी, और फिर आगे क्या इरादे हैं? वो उसे ऐसे ही बाहों के हिसार में लिए बोला, जाना तो पड़ेगा ना, अब वहीं हॉस्टल में रहूँगी, मगर दिल भी नहीं चाह रहा। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? मुझे तुम्हारे बगैर रहने की आदत भी तो नहीं है ना, वो अफसोस करते हुए बोली। तो दफ़ा करो यार ये जॉब वगैरह, रोमांस करते हैं। वो शरारती अंदाज में बोला तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम जानते हो ना, शुरू से ही डॉक्टर बनने का जुनून है मेरा, और तुम्हें एक्टर बनने का था तो तुम तो बन गए, अब मुझे भी बनने दो ना। उसके कंधे पर सर रखकर बोली, कोई बात नहीं, 2 साल की ही तो बात है, फिर उसके बाद यहीं पर जॉब करना, और इतना तो वेट कर ही लूँगा। उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए वो उसके माथे पर भी अपने होंठ लगा गया था, और कुछ देर के बाद वो दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। आज उसकी दूसरी मूवी की शूटिंग थी। उसकी पहली मूवी काफ़ी हिट गई थी और लड़कियों का उस पर काफ़ी क्रेज था। वो अपनी शूटिंग पूरी करके घर पहुंचा तो आशा जी लॉन्च में बैठी इशिका को डांट रही थी। क्या हो गया है, क्यों डांट रही है मामी जी मेरी छोटी सी गुड़िया को? वो मुस्कुराते हुए बोला तो इशिका जल्दी से उसके पास आई थी। उसका बाजू दबाकर खड़ी हो गई। प्लीज़ अभिजीत, बुआ जी को समझाइए ना, मुझे जाने दें पार्टी पर, वो जिद्दी से अंदाज में बोली थी। अभिजीत आप बीच में मत बोलो, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह पार्टीज़ में जाइए। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, वहाँ जाकर बहुत हंगामा करती है और फिर देर रात तक वापस आती है, और मैं इसके इंतज़ार में बुरी तरह परेशान होती रहती हूँ। मुझे नहीं पसंद इसका पार्टीज़ में जाना। और फिर कृतिका होती तो फिर बात और थी, मैं इसे अकेले नहीं भेजूंगी। आशा जी ने उसकी बात काटते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। प्लीज़ अभिजीत, मुझे जाना है, वो मुंह बिसूर कर बोली। ओके मामी जी, अगर मैं इशिका के साथ चला जाऊं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? उसने पूछा तो आशा जी चुप हो गई। अब तुमने उसकी हर जिद पूरी करने की ठान ली है तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या देख रही हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं, अभिजीत ने कहा। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, थैंक यू सो मच, उसके गले लगते हुए बोली। तो अभिजीत ने उससे सर को थपथपाकर उसे तैयार होने को कहा और फिर उसे कमरे में भेजता हुआ खुद भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद वो दोनों पार्टी में मौजूद थे। हर एक की निगाहें अभिजीत की तरफ उठी थीं। उसे देखते ही लड़कियां शहद की मक्खियों की तरह उसकी तरफ भागी आई थीं। अभिजीत सबसे माफ़ी मांगता हुआ एक साइड पर जाकर बैठ गया था। वो बहुत थका हुआ था, सुकून चाहता था, आराम चाहता था। वो बस इशिका की जिद पर उसे पार्टी में लेकर आया था, क्योंकि वो इशिका को उदास नहीं देख सकता था। ओ माय गॉड इशिका, ये लड़का तुम्हारा कौन है? तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है कितना फेमस है वो, और तुम दोनों कितने प्यारे लगते हो एक साथ, इशिका की दोस्त ने कहा तो इशिका एकदम से चौंक गई। पागल हो क्या, मेरी बहन के पति हैं। इशिका ने सर झटकते हुए जूस का गिलास होठों से लगाया था। तुम पागल हो क्या, अपनी बहन के लिए इसे छोड़ोगी? अरे यार, खुद के लिए सोचो, इतना हसीन और कूल बंदा। मैं तो ऐसे इंसान को कभी न छोड़ती, अपने साथ बंद करके रखती। और वैसे मुझे भी लगता है कि अभिजीत शायद तुम्हें पसंद करता है। अब देखो ना, तुमने बताया कि तुम्हारी खातिर वो यहाँ पार्टी में आ गया, हालांकि वो पार्टी वगैरह अटेंड नहीं करता। उसकी दोस्त ने उसका ब्रेन वॉश शुरू कर दिया था और इस बार वो चुप रही, मगर निगाहें अभिजीत की तरफ उठी थीं, जो एक आदमी के साथ मुस्कुराते हुए कोई बात कर रहा था। 18 साल की इशिका पहली बार अभिजीत को किसी और निगाहों से देखने लगी। अभिजीत ने उसके कहने पर पार्टी में उसके साथ कपल डांस भी किया था, और फिर उसी वक्त से इशिका की नज़रें उस पर बदल गई थीं। उसका दिल किसी और ही अंदाज में धड़कने लगा। गाड़ी में भी वो उसे चोरी चोरी देखती रही। सही तो कह रही थी उसकी दोस्त, कितना खूबसूरत था, जादू भरी पर्सनालिटी का मालिक, कि लड़कियों से देखकर एक पल में अपना दिल हार बैठे। और फिर इशिका ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को संभाला था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं अभिजीत को किसी और का नहीं होने दूंगी। उसने एक नज़र अभिजीत को देखते हुए मुस्कुराकर सोचा। क्या बात है, क्यों चुपके चुपके मुस्कुरा रही हो? अभिजीत ने उसकी तरफ देखते हुए गाड़ी को टर्न लिया था, जबकि वो उसके टोकने पर बुरी तरह से हड़बड़ाई थी। कुछ भी तो नहीं,
मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। वो जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगी और अभिजीत बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गया था, इस बात से अनजान कि वो लड़की उसके बारे में अब और ही कुछ सोचने लगी है जो आगे चलकर सबकी जिंदगियों को बर्बाद और तबाह करने वाला था। अगले आने वाले दिनों में वो अभिजीत के आसपास ही रहने लगी थी, यहाँ तक कि इंग्लिश और मैथ की ट्यूशन भी उससे लेने लगी। अभिजीत के लिए इशिका छोटी बहनों की तरह थी और उसका ख्याल वो कृतिका की वजह से रखता था, क्योंकि वो कृतिका को बहुत प्यारी थी। मगर इशिका इस बात का गलत मतलब लेने लगी थी। धीरे धीरे करके पूरा 1 साल गुजर चुका था। अभिजीत की शोहरत अब आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचने लगी थी और कुछ दिनों के बाद उनकी शादी को 1 साल होने वाला था और वो सबके सामने ऐलान करके अपनी शादी की डेट फिक्स करने वाला था। वो इस वक्त भी कृतिका से बात करके पार्टी की थीम अपने मैनेजर को सेंड करके फ्री हुआ था कि इशिका अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थीं और गाल भी लाल हो रहे थे। उसकी हालत देखकर अभिजीत तो बुरी तरह परेशान हो गया था। क्या हो गया गुड़िया? अभिजीत के पूछने की देर थी कि वो अभिजीत के सीने से लगकर तड़प तड़प कर रोने लगी। क्या हुआ गुड़िया? अभिजीत उसके यूं रोने से एकदम से परेशान हो गया था और उससे पूछने लगा, आप कृतिका दीदी से शादी मत कीजिए, मैं आपको उनके साथ नहीं देख सकती। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, जबकि अभिजीत ने झटके से उसे खुद से दूर किया था और अब उसे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। वो तो सदमे में चला गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके कानों ने जो सुना है वो सच सुना है या फिर सिर्फ उसके कान बज रहे थे। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। उसने खुद को तसल्ली दी कि जरूर उसने कुछ गलत सुन लिया है। अभिजीत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप कृतिका दीदी से शादी करें। आप प्लीज़ उन्हें छोड़ दें और मुझसे शादी कर लें। मैं आपके बिना मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी आपके बिना। वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी थी। जो उसके दिल में था वो अपनी जबान पर ले आई थी और सब कुछ साफ साफ अभिजीत के सामने बोल दिया, जबकि अभिजीत को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। हालांकि उसकी बात सुनकर वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा था। आप नहीं करेंगे ना ये शादी? आप कृतिका दीदी को तलाक दे देंगे ना? उनसे विदाई नहीं लेंगे ना? मेरे साथ शादी करेंगे ना आप अभिजीत? वो उसके बाजू को थामे जिद्दी से अंदाज में बोलती जा रही थी, तो अभिजीत उसे खुद से पीछे धकेलता हुआ दूर हुआ था। लेकिन इशिका अपने होश में कहाँ थी? वो दोबारा से अभिजीत के सीने से लिपट गई थी। मुझे मत छोड़ना अभिजीत, मैं जी नहीं पाऊंगी। जबकि अभिजीत के वजूद में अब गुस्से के मारे एक करंट सा लगा था। उसके कान साए साए करने लगे थे। उसने एक झटके से इशिका को खुद से दूर किया था और फिर उसी गुस्से से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे आगे एक शब्द भी मत बोलना इशिका, वरना काट कर यहीं जमीन में दबा दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, वो गुस्से से चिल्लाकर बोला था। लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी थी, बल्कि रोते हुए अपने आंसू हथेलियों से साफ कर रही थी। लेकिन अभिजीत को वो लड़की अपनी आंखों के सामने जहर लग रही थी। अभी 3 महीने पहले ही तो उसकी 18वीं सालगिरह मनाई थी सब लोगों ने। वो तो उसे छोटी सी बच्ची समझता था, लेकिन उसके मन में कितनी गंदगी भरी हुई थी। अपने बहन के पति पर ही गलत नज़र रखे हुए थी। उसके बाजू को दबोचते हुए वो उसे दरवाजे तक लाया था। उसे जोर से बाहर धकेल कर दरवाज़ा जोर से उसके मुंह पर बंद किया था और बाल मुट्ठियों में जकड़ते इधर उधर टहलने लगा। ये सब क्या हो गया था? मेरे किस अंदाज से वो मेरे बारे में इस तरह सोचने लगी? वो सोफे पर बैठते हुए दिल ही दिल में कुड़ता जा रहा था। मुश्किल से खुद को संभाल कर उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया था। अगले दिन घर में पार्टी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही थीं। पूरा मीडिया इस पार्टी को कवरेज करने वाला था। वो कब से कृतिका से फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे बात नहीं हो पा रही थी। अभिजीत बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर मेहमान आ चुके हैं, आशा जी ने अंदर आते हुए कहा तो वो सर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और तैयार होने के बाद वो फिर से कृतिका को कॉल कर रहा था, मगर कृतिका थी कि कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। कुछ देर के बाद कृतिका का मैसेज आया था, सॉरी जान, मुझे एक सेमिनार में जाना है और बहुत ज़रूरी जाना है। मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए ये पार्टी रखी है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी। कृतिका के मैसेज पर उसे बहुत गुस्सा आया था। वो गुस्से से खौलता हुआ बाहर निकला तो आरती जी और आशा जी उसका इंतज़ार कर रही थीं। बेटा, कृतिका कहाँ रह गई? पता नहीं किया तुमने? सारे मेहमान आना शुरू हो गए हैं और तुम दोनों के बारे में पूछ रहे हैं।
आरती जी ने पूछा। वो नहीं आ रही, उसके लिए सेमिनार बहुत ज़रूरी है। आप बाहर जाकर मेहमानों से माफ़ी मांग लें। आशा जी की बात पर वो गुस्से से बोलता हुआ वापस अपने कमरे में आकर अपना कोट उतारकर गुस्से के मारे दूर फेंक चुका था। टाई की नॉट लूज कर रहा था कि तभी दरवाज़ा खोलकर इशिका अंदर दाखिल हुई थी। जबकि इशिका को अपने कमरे में देखकर अभिजीत का गुस्से के मारे पारा एकदम से हाई हुआ था। एक तो कृतिका का गुस्सा, ऊपर से इशिका का सामने आना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, वो गुस्से के मारे चिल्लाया था। जब से इशिका ने उसके ऊपर अपने जज्बात जाहिर किए थे, वो उस पर ऐसे ही गुस्सा करने लगा था। मगर वो उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते उसके पास आकर अपने दोनों हाथ उसके सीने पर जमा गई। वो इस वक्त पूरी तरह सजी धजी उसके सामने मौजूद थी। खूबसूरत नेट की लॉन्ग फ्रॉक में वो उसके सामने खड़ी थी। अपने हुस्न के जलवों से उसे घायल करने के इरादे से उसके कमरे में आई थी। उसे बेड पर धक्का दे गई। देखो ना अभिजीत, दीदी को अपने करियर से ज़्यादा किसी की परवाह नहीं है उन्हें, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। इतने ज़रूरी दिन पर उन्हें आपको सरप्राइज़ देना चाहिए, बल्कि उल्टा आपने उन्हें सरप्राइज़ दिया और वो तब भी नहीं आई। वो आपकी बिल्कुल भी काबिल नहीं है, जबकि मैं हूँ अभी इसी वक्त आपको अपना तन और मन सब सौंपने के लिए तैयार हूँ। उसके करीब होते हुए वो बोली तो अभिजीत ने गुस्से से उसके बाजुओं से खींचकर पीछे की ओर धकेला था। अपनी हद में रहो इशिका, और आइंदा से मेरे सामने इस तरह की बात की तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। अब जाओ यहाँ से, वरना। वो उसे वार्निंग देते हुए लाल अंगारे जैसी आंखों से घूरते हुए बोला, एक बात याद रखिए, आपको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली कोई और नहीं मिलेगी। और हाँ, मेरी ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। वो भी गुस्से से बोली, फिर एक झटके से वहाँ से चली गई। अब पानी सर से गुजर चुका है, मुझे कृतिका को बताना ही होगा। वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़े बेबसी से सोच रहा था, लेकिन नहीं जानता था उससे पहले ही एक बहुत बड़ा तूफान उन दोनों की जिंदगियों में आने वाला था। पूरी रात वो एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। 3-4 बजे के करीब जाकर उसकी आंख लगी थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो सुबह 7 बजे तक पड़ा सोता रहा था, वरना वो हमेशा ही 5 बजे उठ जाया करता था और मॉर्निंग वॉक के लिए जाता, जिम करता, उसके बाद घर आकर नाश्ता करता था। अभी भी वो हल्की नींद में था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस पर कोई साया सा झुका है। लेडी परफ्यूम की खुशबू उसके नाक से टकराई तो उसके होश ठिकाने आए थे। उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि इशिका दोबारा उसके कमरे में आई थी। उसने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रखा था और एकदम से उठकर बैठ गया। ये क्या हरकत है अभिजीत? कृतिका गुस्से भरी आवाज़ पर बोली तो उसकी अधूरी आंखें पूरी खुली थीं। वो जल्दी से सीधा होकर बैठा तो देखा कृतिका जमीन पर गिरी उसे शिकायती नज़रों से घूर रही थी। वो हड़बड़ाकर जल्दी से उठा। सॉरी यार, मुझे लगा कोई और है, वो बेध्यानी से बोलता, जल्दी से उससे उठाता बेड पर बिठा गया। मेरे अलावा तुम्हारे इतने पास और कौन आ सकता है, इडियट कहीं के। अपनी मूवी की किसी हीरोइन को ख्याल कर लिया होगा ना तुमने। ओ गॉड, मुझे लग रहा है मेरे पाँव में मोच आ गई है, वो एकदम ही रुहासी होकर बोली थी। हाँ, तो मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी सुबह सुबह आ जाओगी मेरे कमरे में, वो कान की लौ मसलते हुए बोला। तो क्या करती, मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि तुम्हारा दिल मैंने तोड़ दिया, इसीलिए सुबह सुबह ही निकल आई थी, वो बोली तो अभिजीत उसे करीब करते हुए अपनी बाहों में कैद कर गया और उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की निशानियां छोड़ने लगा, जबकि उसकी बेकरारी पर कृतिका शर्म से लाल हुई थी। वो कभी भी उसके साथ ऐसी शरारतें कर दिया करता था और आज तो कुछ ज़्यादा ही बेकरार होकर उस पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ रहा था। क्या कर रहे हो अभिजीत, छोड़ो मुझे, वो उसे धक्का देते हुए बोली, मगर वो सर ना में हिलाता, उसे खुद में भींचता, उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। कभी उसके गालों पर तो कभी उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की निशानियां छोड़ रहा था। अभी वो उसके नरम होठों पर झुकता कि तभी कृतिका चौंकी थी। सामने ही दरवाजे पर इशिका खड़ी थी। अरे इशिका, आओ ना, कृतिका ने कहते हुए जल्दी से उसे पीछे हटाना चाहा, मगर वो उसकी कमर पर पकड़ और भी मजबूत करता उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया और कृतिका को पत्थर कर दिया। वो बड़ी मदहोशी में कभी उसका ऊपर वाला होंठ तो कभी नीचे वाला होंठ धीरे धीरे अपने होठों से उलझा रहा था। उसने ये किस जानबूझकर किया था, जबकि इशिका वहाँ से गुस्से के मारे निकलती चली गई। अभिजीत, क्या हो गया है तुम्हें, क्या सोचेगी इशिका, वो शर्म से लाल चेहरा लिए बोली। इशिका को पता है यार
कि हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ ही महीने में हमारी विदाई है। तो इतना तो चलता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो उसकी नाक की टिप पर अपने होंठ लगाते हुए बोला था। तो कृतिका शर्मा गई। मैं जानती हूँ, लेकिन वो अभी बच्ची है, प्लीज़ उसके सामने तो नहीं। अच्छा नहीं लगता, उसका दिमाग ख़राब होगा, कृतिका ने झुंझलाते हुए कहा। यार तुम ये सब छोड़ो और मेरे करीब आओ। कितने महीनों के बाद तुम आज मेरी बाहों में आई हो और ऐसे ही जाने दूँ? ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो बड़े ही सुकून से बोला और फिर उसे कितनी ही देर तक अपने साथ लगाए बैठा रहा और उससे ढेर सारी इधर उधर की बातें भी करता रहा। बस इशिका वाली बात को छोड़कर उसके दिल में कितनी बार आया कि वो इशिका की बात उसे बता दे, मगर उसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि कृतिका की खुशी ख़राब करे। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, तुम्हें जो भी काम निपटाना है निपटा लो, फिर हम शाम को बाहर जाकर डिनर करेंगे। वो उसके माथे पर प्यार करते हुए बोली तो वो सर हाँ में हिला गया। वो कृतिका से ज़्यादा नाराज़ कहाँ रह सकता था और कृतिका को ये बात मालूम थी, तभी तो वो पार्टी में नहीं आई और सुबह सुबह आकर उसे मना भी लिया था और वो कितनी जल्दी मान भी गया था। शाम को कृतिका ने उसकी लाई हुई ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जो फुल स्लीव्स वाली साड़ी थी। वो जब तैयार होकर बाहर आई तो अभिजीत आरती जी की गोद में सर रखे लेटा हुआ था। चलें अभिजीत? उसने पास आकर पूछा। हाँ जरूर, माँ की गोद से सर उठाते हुए वो जल्दी से बोला और दोनों इजाज़त लेकर निकलने ही वाले थे कि इशिका ने पीछे से आकर से आवाज़ दे दी। मुझे भी साथ लेकर जाए ना, आपको पता है ना मैंने कौन सा कहीं जाना होता है, प्लीज़ ले जाओ ना, इशिका ने पास आकर कहा। तो कृतिका ने उलझन भरे अंदाज में अभिजीत की ओर देखा था, जिसका चेहरा एक पल में ही लाल हो गया था। इशिका, ये मेरा और कृतिका का पर्सनल डिनर है और मैं इस डिनर में किसी और को लेकर नहीं जा सकता। हम कल चलेंगे पूरी फैमिली के साथ, अभिजीत ने संजीदगी से कहा। हाँ, आप लोगों को तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इशिका ने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कृतिका अचानक से नरम पड़ गई। अच्छा चलो, तुम भी हमारे साथ चलो, कृतिका ने कहा। तो अभिजीत ने गुस्से के मारे जोर से मुट्ठी भींच ली। कृतिका, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ डिनर करना ही नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहता हूँ, और किसी के साथ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले रहना है। अगर तुम्हें इससे साथ लेकर जाना है तो ठीक है, बाकी सबको भी साथ ले जाओ और सबके साथ जाकर बाहर डिनर कर लो। मैं अपनी शूटिंग पूरी करवाता हूँ, जब तुम्हारे पास टाइम होगा फिर हम अकेले चलेंगे, नो प्रॉब्लम। वो गुस्से से बोला था तो उसके अंदाज पर सब लोग पत्थर बने रह गए। वो कभी भी इस तरह रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि इशिका को लेकर तो कभी भी नहीं। इशिका को वो छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखता था, उसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होने देता था और ना ही कभी उसने कृतिका से इस अंदाज में बात की थी। लेकिन आज तो उसके अंदाज ही बदले हुए थे और उसकी ये बात सबको हैरान कर गई थी। इशिका तो हिचकियों में रोने लगी थी और अभिजीत को आरती जी ने काफ़ी डांट लगाई थी, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर कृतिका के बगैर चला गया था और कृतिका कितनी ही देर कमरे में जाकर बैठी बुरी तरह बेचैन होती रही। उसे अभिजीत का ये रवैया बहुत परेशान कर रहा था। वो पहले ऐसा तो कभी नहीं था, अब उसे क्या हो गया था कृतिका को समझ न आया। अभिजीत आधी रात को घर वापस आया तो पूरे घर में सन्नाटा था। उसने आज सुबह ठीक से खाना नहीं खाया था तो अब बहुत तेज भूख लग रही थी। वो किचन में आया और अपने लिए खाना निकाल कर पलटा ही था कि किचन के दरवाजे पर कृतिका को देखकर चौंक गया। फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए वो टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। कृतिका भी उसके पीछे पीछे टेबल तक आई थी। वो उससे उम्मीद कर रही थी कि वो उससे खाने के बारे में पूछेगा, लेकिन अभिजीत तो लगातार उसे इग्नोर किए जा रहा था। मैंने भी खाना नहीं खाया, कृतिका ने पास आकर भीगे शब्दों में कहा। तो फिर मैं क्या करूं? अभिजीत का चलता हुआ मुंह एक पल के लिए रुक गया था। खा लेती अपनी बहन के साथ जाकर होटल में, मैंने कौन सा तुम्हें रोका था? वो सपाट अंदाज में बोला तो कृतिका रोती हुई वहाँ से पलट गई। अभिजीत ने चम्मच जोर से प्लेट में पलटकर अपना सर थाम लिया। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर सारा खाना ट्रे में रखकर वो कृतिका के कमरे में आया। वो कृतिका की नाराज़गी कहाँ देख सकता था और उसके आंसू तो अभिजीत की जान निकाल लेते थे। और ये बात भी उसे कहाँ गवारा थी कि कृतिका सुबह से भूखी बैठी थी। ये सोचकर वो बुरी तरह बेचैन हो गया था, इसीलिए वो खाने की ट्रे लेकर कृतिका के कमरे की ओर बढ़ गया था, लेकिन इस बात से अनजान कि आज की रात ऐसी रात थी जो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाती। कुछ भी नहीं बचना था किसी के पास।
इशिका, कृतिका और अभिजीत तीनों की जिंदगियां बर्बाद होने वाली थीं आज की इस रात में। अगर उसे पता होता तो कभी भी कृतिका के कमरे में न जाता, जहां आज की रात उन दोनों का मिलन होना था। जज्बातों की रौ में दोनों ही बहकर एक दूसरे में समाने वाले थे। तो वहीं इशिका उन दोनों के मिलन के नाजुक पलों को अपनी आंखों से देखने वाली थी और फिर बदले की आग में एक बहुत बड़ा गेम प्लान करेगी। दरवाजा लॉक करते हुए वो उसके पास बैठा तो वो शिकवा भरी निगाहों से उसे देखने लगी। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट किया है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी तलब है। वो आँच देते शब्दों में बोला। कृतिका की धड़कनों में शोर पैदा हुआ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे इशिका को मना करना चाहिए था, लेकिन ये भी तो सोचिए ना, मैं उसे भी तो इतने दिनों के बाद मिली हूँ। उसका भी दिल चाहता होगा अपनी बहन के साथ वक्त गुजारने का। और वो ठीक ही तो कहती है। अब देखो ना, बुआ जी उसे कहीं आने जाने भी नहीं देती। उसे उसे कमी महसूस होती है माँ बाप की, और मैं उसकी इस कमी को खुद अपने दिल से महसूस करती हूँ। मैं तो बड़ी हूँ, मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाई है। भले आशा बुआ ने हम दोनों को माँ बाप का प्यार दिया है, लेकिन माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अभिजीत, ये तो तुम्हें भी पता होगा, क्योंकि तुम्हारे खुद के भी तो पापा नहीं है ना। उसकी बात पर अभिजीत ने सर झुकाया था। कृतिका, इस वक्त हम कोई भी पुरानी बात नहीं दोहराएंगे, हमें अपनी बात ही करनी चाहिए। वो ये कहते हुए उसके सामने बैठ गया, फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। चावल का दाना कृतिका के होंठों पर लगा रह गया, जिसे अभिजीत ने अपने अंगूठे से अलग कर दिया था, लेकिन वो पल जैसे कुछ और ही कहानी ले गया था। अभिजीत कृतिका के करीब होना चाहता था और फिर उसने ज़्यादा नहीं सोचा। फिर वो कृतिका के साथ बेड की तरफ बढ़ा, उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या कर रहे हैं अभिजीत, अभी हमारी विदाई नहीं हुई है। आपको पता है ना, पंडित जी ने पूरे 1 साल का वक्त दिया था। वो उसे रोकना चाहती थी, मगर अभिजीत पर तो जैसे आज कोई भूत सवार था। हाँ, तो शादी को 1 साल हो गया है, आज पूरा 1 साल हो गया है। प्लीज़ मत रोको, आज खुद पर कंट्रोल नहीं है। कृतिका, आज मुझे मत रोकना, आज खुद के जज्बातों को दबाया तो मर जाऊंगा। वो बेचैनी से बोला और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। कुछ देर तक कृतिका उसे रोकती रही, लेकिन कब तक उसके स्पर्श से खुद को बहकने से रोक पाती। जब उसकी शर्ट के बटन खोलता वो उसकी नरम धड़कनों पर अपने होठों को छू गया तो कृतिका बुरी तरह से मचल उठी थी। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था और उसने कसकर अभिजीत की कमर पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाया था। उसकी मदहोश सी सिसकी और उंगलियों की पकड़ अपनी कमर पर मजबूत देखते हुए अभिजीत और भी बहक गया था। उसे बेड पर लिटाता, उसके ऊपर बुरी तरह हावी होता, उसे शिद्दत के साथ अपने होठों से छूता चला गया। अभिजीत ने अपनी शर्ट उतारकर साइड पर रखी और जब उसके हाथ कृतिका के लोअर की डोरी पर रुके तो कृतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। बेडशीट को मुट्ठी में जकड़ते हुए, अपने होंठ को चलते हुए उसकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं। वो उसे गहरी निगाहों से देखते हुए एक ही पल में उसे हर चीज़ से आज़ाद कर गया था। उसकी नरम नाजुक सी खूबसूरती को देखते हुए वो बुरी तरह से मचल उठा था। मदहोश होता हुआ, पागल होता हुआ वो उसके मक्खन वजूद को अपने होठों से छूता चला गया। ये पहली बार था जब अभिजीत उसके साथ सारी हदें पार कर रहा था, वरना तो वो उसे बाहों में भरने तक ही सीमित था और आखिरी बार उसने इशिका के सामने उसे लिप टू लिप किस किया था। लेकिन आज वो सारी हदें पार कर रहा था। लाइट ऑफ करता हुआ वो उसके ऊपर हुआ, उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाता उसके चेहरे पर फैले शर्म के रंगों को देखने लगा। वो इस रूप में शर्माई हुई सी बहुत प्यारी लग रही थी। आंखें खोलो कृतिका, वो उसके करीब चेहरा करते हुए सरगोशी भरे अंदाज में बोला था। मुझे शर्म आ रही है अभिजीत, तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। उसे बेबाक हरकतें करते देख वो शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसके नाजुक नरम वजूद को अपनी जीभ से गीला करता हुआ वो उसे किसी और ही दुनिया की सैर करा गया था। सिसकियां भरती होंठ को चलती वो अभिजीत को बेकाबू कर गई थी और वो एक ही झटके से उसकी नाजुकी में उतर गया था। एक हल्की सी दर्द भरी सिसकी थी जो कृतिका के होंठों से निकली थी, जिसे अभिजीत ने आगे बढ़ते हुए अपनी हथेली से रोक दिया था। और उन रात दोनों का मिलन हो चुका था। उनके बीच पर्दे की हर दीवार हट चुकी थी। अगली सुबह आँख खुली तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और कृतिका उसके सीने से लगी अभी भी सो रही थी।
उसे धीरे से तकिए पर सीधा करते हुए वो कमरे से निकला तो इशिका दरवाजे के बाहर बैठी थी। उसे देखते ही वो उठकर खड़ी हुई, मगर अभिजीत उस पर एक नज़र डालते हुए उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जल्दी से उसके पीछे आई थी। मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने दीदी को वो मोहब्बत दी जो मुझे देनी चाहिए थी। वो उसके पीछे पीछे कमरे में आकर जोर से चीखी थी तो अभिजीत ने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। कितनी बेशर्म हो तुम! अपने बहन के पति के साथ इस तरह बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और कितनी बार तुम्हें जलील किया गया, मगर तुम इंतहाई बेशर्म लड़की हो। तुम्हारा इंतजाम भी करना पड़ेगा। तुम्हारी हकीकत सबको बताऊंगा कि तुम कितनी घटिया सोच की मालिक हो। वो ठंडे तल्ख शब्दों में आज बोला था, फिर कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। यह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो गुस्से से चिल्लाई थी। और अभिजीत ने उसकी धमकी को सिर्फ उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, मगर वो बिल्कुल नहीं जानता था कि आज की रात उसके लिए एक कयामत बनने वाली है। अभिजीत तो शूटिंग से जल्दी फ्री हो गया था और उसका इरादा था कि जाकर कृतिका को लेकर बाहर कहीं शॉपिंग करेगा। जब वो घर पहुंचा तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। नौकरानी ने बताया सब लोग पहले ही शॉपिंग के लिए जा चुके हैं। वो फ्रेश होकर सोने के इरादे से कमरे में आया तो इशिका के कमरे के सामने से गुजरते हुए एकदम रुक गया। इशिका फ्रूट नाइफ को अपनी कलाई पर रखे खड़ी थी और उसे आंच भरी नज़रों से देख रही थी। जबकि ये सब देखकर अभिजीत का दिल धक से हुआ था। वो बिना सोचे समझे दरवाजा पूरा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। क्या कर रही हो इशिका? पागल लड़की, छोड़ो इसे। वो चाकू उससे छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पीछे हटती बेड पर गिरी और साथ ही अभिजीत को भी अपने ऊपर गिरा लिया। इससे पहले कि अभिजीत सूरत हाल को समझ पाता, अचानक ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दें मुझे, छोड़ दें, भगवान के लिए मुझे छोड़ दें, अभिजीत भाई छोड़ दें मुझे। वो चीख रही थी और अभिजीत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसके ऊपर से उठना चाहता था, मगर इससे पहले वो उठता दरवाजा खोलते हुए कृतिका, आरती जी और आशा जी अंदर दाखिल हुई थीं। आरती जी ने अपने बेटे को देखा जिसके चेहरे और सीने पर खरोशें थीं, और फिर दूसरी नज़र इशिका पर डाली जिसके कपड़े आगे से फट चुके थे। कृतिका ने अपना दुपट्टा उतारकर जल्दी से इशिका को लपेट दिया और आरती जी ने आगे बढ़ते हुए जोरदार थप्पड़ अभिजीत के चेहरे पर मार दिया। ये सब सच नहीं है मामा, वो तड़प उठा। तो और क्या सच है? मुझे शर्म आ रही है, तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की मैंने, कृतिका चीख कर बोली, जबकि अभिजीत तो पत्थर रह गया था। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हें अपने बेटों की तरह चाहा मैंने, जबकि तुमने इशिका के साथ ही ये कर दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है अभिजीत। मैं आशा खुराना हूँ। आज तक न कभी जुल्म सहा और न सह सकती हूँ। तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी, आशा जी ने कहा। कृतिका भी गुस्से से आगे बढ़ी थी और एक थप्पड़ अभिजीत के मुंह पर मारा था। तुमने बहुत गलत किया है अभिजीत, तुम सजा के हकदार हो। फिर पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया गया। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, मगर अब क्या कहता? उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। वो मजलूम होकर भी जालिम बना दिया गया था। फिर वो एक शब्द भी नहीं बोला। मीडिया ने उसकी इज्जत को खूब उछाला था। उसे 5 साल की सज़ा सुनाई गई। वो वहाँ भी कुछ नहीं बोला था। फिर जेल जाकर भी उसकी चुप्पी नहीं टूटी थी। वो खामोश रहता था या फिर जूडो कराटे क्लासेस लेता। उसका रवैया आम कैदियों से बहुत अलग था। ना तो वो किसी से झगड़ता, ना किसी से बात करता। यहाँ तक कि अगर कोई उससे बात भी करता तो वो पलटकर जवाब तक नहीं देता था। उसके इस कदर शांत रवैये पर सारे कैदी धीरे धीरे उसके करीब होने लगे थे। यहाँ तक कि जेलर भी उससे काफ़ी पसंद करने लगा था। एक बात बताओ मुझे, पता चला है तूने अपनी साली के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश की थी। क्या तेरी बीबी खूबसूरत नहीं थी? जेलर उसके पास बैठते हुए पूछने लगा तो वो कड़वे अंदाज में मुस्कुरा दिया। शैतान का क्या है, वो तो कभी भी बहका देता है। और देखो ना, मुझे शैतान ने नहीं बहकाया, बल्कि मैं खुद फंस गया कि मैं उस लड़की की साजिश में आ गया था। पता है, गलती मेरी है जेलर साहब, और वो गलती है मोहब्बत करना। अगर चाहता तो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता था, लेकिन जिससे मोहब्बत की उसने ही नफरत से मुंह फेर लिया था। तो साबित करके क्या करना था? वो जहरीले से अंदाज में बोला तो जेलर उसे एकदम चौंक कर देखने लगा। मतलब तू बेगुनाह था? जेलर ने पूछा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। वो बोलता हुआ उठकर खड़ा हुआ और वहां से चला गया।
जेल में रहते हुए उसे 3 साल हो गए थे। तो एक दिन जेलर ने उसे रिहा होने की खुशखबरी सुनाई और वो हैरान रह गया। मेरी सजा तो 5 साल है जेलर साहब, तो 3 साल में रिहा क्यों किया जा रहा है? उसने सवाल किया। ये सवाल तू अपनी सास से पूछना, क्योंकि जिस मैडम ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी, ये केस दर्ज करवाया था, उसी ने आज ये केस वापस ले लिया है। जेलर ने कहा तो वो होंठ भींच कर रह गया। अगले दिन वो सबसे मिलने के बाद जेल से बाहर आया तो जैसे कदम भारी हो रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है और क्या करना है। वो वहाँ से सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुँचा तो वहाँ होने वाले गलत कामों के बारे में पता चला और उसने फौरन जेलर को बताया। जेलर ने तुरंत रेड डालकर उस होटल को सील कर दिया। सुन, आज से तू मेरा खास बंदा है। तू मेरे लिए काम किया करेगा। ये जिंदगी बड़ी छोटी सी है। मुझ जैसे इंसान के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन तू कर सकता है। जुर्म का खात्मा मुजरिम बनकर ही सही, लेकिन कर सकता है। जेलर ने कहा तो वो सोच में डूब गया। फिर उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के हाँ बोल दी। अगले दिन आशा जी उससे मिलने आई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए रो पड़ी, लेकिन वो सपाट चेहरा लिए बैठा उन्हें देखता रहा। गुनहगार तुम नहीं, बल्कि इशिका थी अभिजीत। मुझे इस बात का नहीं पता था। कुछ दिन पहले ही उसे अपने दोस्तों से ये बातें करते हुए सुना मैंने। कितने गुरूर से ये बात कह रही थी। खुद पर लानत भेजने को दिल कर रहा था मेरा। आशा जी रोते हुए बोलती जा रही थीं। जो बातें गुजर गईं, अब उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं। आगे से इस पर कोई बात नहीं होगी। वो ये कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। आरती दीदी तुम्हारी याद में बहुत तड़पती हैं, आशा जी ने कहा। उन्हें कहिएगा कि मैं उनसे मिलने जरूर आऊँगा। वो कहता हुआ उठकर खड़ा हुआ। पिछले कुछ दिनों के बाद वो अपनी माँ से मिलने आया था। आरती जी ने भी रोते हुए बेटे से माफ़ी मांगी कि मैं भी तुम्हें उस वक्त गलत समझ चुकी थी, लेकिन वो क्या ही कहता, बस चुपचाप माँ को सीने से लगाए बैठा रहा। 2 साल और गुजर चुके थे और वो माफिया में शामिल होकर उन्हीं की जड़ें काट रहा था। 2 दिन पहले वो आशा जी की जमीन झगड़े की वजह से उनसे मिलने उनके पार्लर गया था। जब उसने अपनी दुश्मन जां को देखा था तो दिल जैसे जख्मी सा हो गया था, मगर खुद को संभालता वहाँ से निकल गया। और आज वो फिर जख्मी होकर उसके सामने आया तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह यहाँ से गायब हो जाए। इसलिए होश में आने के बाद वो अस्पताल से बगैर बात किए ही आ गया था। गाड़ी झटके से रुकने की वजह से वो पास्ट से प्रेजेंट में वापस आया और गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर आराम करने के बाद जब वो सोकर उठा तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने हाथ लगाकर देखा तो खून निकल रहा था। सागर, उसने ऊंची आवाज से अपने राइट हैंड को पुकारा तो 2 मिनट में ही सागर बोतल की जिन्न की तरह उसके सामने हाजिर था। ये मेरी बैंडेज कर दो, वो बोला तो सागर उसके जख्म को चेक करने लगा। सर, आपको हॉस्पिटल से नहीं आना चाहिए था। जख्म बहुत ज़्यादा गहरा है और अब खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। मुझे लगता है कि टाँकों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सागर ने कहा। तुम साफ करके बैंडेज कर दो, वो झंझलाहट से बोला। सागर ने चुपचाप साफ करके बैंडेज कर दी, मगर दर्द लगातार बढ़ रहा था। एक तो उसने परहेज नहीं किया था, ऊपर से मेडिसिन तक नहीं ली थी। वो कितनी देर तक बैठा रहा था और अब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अब तो दर्द से जैसे उसकी जान भी निकलने लगी थी। उसे ठंडे से पसीने आने लगे थे। वो भी एक इंसान था, दर्द उसे भी होता था, मगर खुद को दर्द देता उसने जैसे खुद को लापरवाह बना रखा था। मगर इंसान के दर्द सहने की ताकत भी एक हद तक होती है और वो ताकत अब उसकी ख़त्म हो चुकी थी। दर्द की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ी। ब्लीडिंग की वजह से वो बेहोश होने लगा था। सुनील, सर को हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, सागर परेशान शब्दों में अपने आदमी से बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो सागर, अगर हमने ऐसा किया ना तो बॉस हमारी जान ले लेंगे। एक काम करते हैं, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसे लेकर आते हैं, हो सकता है वो आ भी जाए, सुनील ने मशवरा दिया। तो सागर ने कुछ सोचते हुए सर हाँ में हिला दिया। कुछ ही देर में वो दोनों कृतिका को लेने के लिए अस्पताल चले गए। कृतिका अभी अभी हॉस्पिटल पहुंची थी और उसने आते ही डॉक्टर से अभिजीत के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया कि वो तो रात को ही अस्पताल से निकल गया था। ये सुनकर वो परेशान हो गई थी। फिर उसने खुद को समझाया, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। वो दिल ही दिल में कुड़ती हुई अपने ऑफिस में बैठी थी कि दरवाज़ा खोलकर 2 आदमी अंदर दाखिल हुए, जो कल अभिजीत को अपने साथ लेकर आए थे। मैडम जी, आपको हमारे साथ चलना होगा, हमारे सर की तबीयत बहुत ख़राब है, सागर ने पास आकर नरम अंदाज में कहा। तो उसने गुस्से से उन दोनों को घूर कर देखा था।
तो मैं तुम्हारे बॉस की गुलाम नहीं हूँ। वो यहाँ से गया क्यों था? जब गया था तो अब उसे उस दर्द को बर्दाश्त करने दो, मैं नहीं जा रही। हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल बेचैन हो गया था, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया था। देखिए डॉक्टर जी, अगर आप नहीं गई तो हम आपको ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। अगर हमारे बॉस को कुछ हो गया ना तो बचेंगी आप ही नहीं। सागर को सख्त गुस्सा आ गया था, जबकि कृतिका ने घूर कर सागर को देखा था। हालांकि दिल में एक हल्का सा सुकून भी उतरा था कि अभिजीत का इतना भरोसे वाला आदमी था जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। आप चल रही हैं या फिर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा? सागर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर कहा। तुम लोग क्या समझते हो, इस तरह डरा धमकाकर मुझे ले जाओगे? मैं हरगिज भी नहीं जाऊंगी, मेरी तरफ से वो मर भी जाए। वो बोली। डॉक्टर, हम तेरा लिहाज कर रहे हैं क्योंकि तूने हमारे बॉस को बचाया है, वरना तुझे अभी के अभी काट कर रख देते। अब तो सुनील को गुस्सा आया था और उसने आगे बढ़ते हुए उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखते हुए कहा। कृतिका ने गुस्से से उसे घूर कर देखा, फिर न चाहते हुए भी वो उन लोगों के साथ चल पड़ी। आधे रास्ते से ही उन्होंने कृतिका की आंखों पर पट्टी बांधी थी और वो पट्टी तब खुली जब एक सुनसान सी जगह पर फार्म हाउस में दाखिल हुए थे। वो दोनों के साथ चलती हुई अंदर आई तो अभिजीत बेहोश पड़ा था। उसकी हालत देखकर वो बुरी तरह परेशान हो उठी थी और फिर उसकी जल्दी जल्दी बैंडेज करने लगी। बैंडेज करने और ड्रिप लगाने के बाद अब वो चेयर पर बैठी उसी की ओर देख रही थी, जो एक हाथ सीने पर रखे बेसुध लेटा था। कुछ घंटे के बाद अभिजीत ने कराहते हुए आंखें खोल दी तो वो जल्दी से उसके पास आई थी। अभिजीत ने अधखुली आंखों से देखा तो अपने पास खड़ी कृतिका को देखकर एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हुआ था। दूसरे ही पल वो झटके से उठकर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनील, सागर, वो गुस्से से चिल्लाकर अपने आदमियों को बुलाने लगा। सुनील भागता हुआ अंदर आया। ये यहाँ क्या कर रही है? वो गुस्से से बोला। बॉस, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इसीलिए हम डॉक्टर मैडम को ले आए, सुनील ने धीरे से सर झुकाते हुए कहा। तो वो गुस्से से अपने बाल मुट्ठी में पकड़ गया। तुम लोगों का दिमाग ख़राब है, इसकी जान को खतरा हो सकता है। हद होती है किसी भी लापरवाही की। सॉरी बॉस, लेकिन आपकी हालत ख़राब देखकर हमारे तो हाथ पांव फूल गए थे, तो इसीलिए हम मैडम को बंदूक की नोक पर उठाकर ले आए। सागर ने धीरे से अपना कारनामा बताया तो वो गुस्से से पागल हो गया। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। वो दोनों जल्दी से वहाँ से गायब हो गए। उनके जाते ही वो अपना सर बेड से टिकाए बैठा था। अभी भी उसे चक्कर आ रहे थे, मगर उसे असल परेशानी ये थी कि टाइगर के आदमियों को उसका और कृतिका का रिश्ता पता न चल जाए। वो होंठ को चलते हुए कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से चलती हुई उसके पास आई और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। पेन किलर खा लो ताकि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक हो जाए, कृतिका ने कहा तो वो लाल आंखों से उसे घूरने लगा। मुझे नहीं खानी, वो गुस्से से बोलकर उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो वो जल्दी से उसे पुकार गई। अभिजीत, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और तुम बात नहीं ले सकते, वरना तुम्हारा जख्म और भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि वाटरप्रूफ पट्टी नहीं लगी है, कृतिका ने कहा। जख्म ख़राब होने से क्या होगा, मर जाऊंगा ना? तो अच्छा है, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा कि मुझ जैसे गंदे इंसान से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। वो गुस्से से बोलता हुआ वॉशरूम में घुस गया, जबकि वो भी तेजी से उसके पीछे आई थी और इससे पहले वो कुछ समझता वो दरवाज़ा बंद करते उसके करीब आ गई। क्या कर रही हो तुम? वो उसके पास आने पर एकदम पीछे हटा था, मगर उसकी बात को नज़रअंदाज करती टॉवल को गीला करके उसके जिस्म को साफ करने लगी। वो दीवार से टेक लगाए एकटक उसकी तरफ देख रहा था। दिल में उसे छूने की ख्वाहिश फिर से जागने लगी थी, मगर इस बार अपने आप को हरा नहीं सकता था। उसके सामने खुद पर कंट्रोल करते उसने उसके हाथ से टॉवल लिया था और फिर टॉवल लेकर खुद ही अपने हाथ से खुद को साफ करने लगा। अगर मैं कर दूंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, तुम्हें चोट लगी है, तुम अच्छे से साफ नहीं कर पाओगे, और जब मुझे किडनैप करवा कर यहाँ ला सकते हो तो ये काम करवाने में क्या दिक्कत है? वो कड़वे अंदाज में बोली। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे अपना इलाज करवाने का, और तुमसे इलाज करवाने से बेहतर मैं अपनी जान न ले लूँ। और किसने कहा कि मैंने तुम्हें किडनैप करवाया है? अरे ये तो वो मेरे पागल आदमी तुम्हें उठा कर ले आए। उनको इतना नहीं पता कि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो मुंह बनाकर गुस्से से बोला तो कृतिका की आंखें भीग गईं। जानती हूँ मुझ में इंटरेस्ट नहीं था ना तुम्हें, और इसीलिए मेरी बहन के साथ शट अप। इस तरह की बातें की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। वो उसका मुंह अपने मजबूत पकड़ में दबोचते हुए दीवार से लगा चुका था। तो ठीक है, काट कर फेंक दो मेरी जबान, मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो आज।
क्यों किया तुमने वो सब कुछ? मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी रह गई थी अभिजीत? 5 साल हो गए हैं इस हादसे को। मैं एक पल के लिए भी वो वक्त भूल नहीं सकती जब तुम मेरी बहन के साथ। वो रोते रोते अपना चेहरा छुपा गई। अभिजीत उसके रोने पर जैसे अंदर से तड़प उठा, मगर फिर सख्त पत्थर बन गया और अपना मुंह फेर गया। तुम्हें जब मुझ पर एतबार नहीं तो मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, वो जहर भरे अंदाज में बोला। भरोसा कैसे करूँ, तुम ही बताओ। मैंने अपनी आंखों से देखा था वो सब कुछ। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम बहक गए होगे, लेकिन क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? तुम्हारी बेवफाई से क्या सोचूंगी मैं? वो रोते हुए उसके कंधे पर सर रखकर बोली, जबकि उसकी शिकायत पर वो एक बार फिर से तड़प उठा था। दर्द की शिद्दत और भी तेजी से उठी थी। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ जायज रिश्ता था कृतिका। मैंने कभी तुम्हें भी बिना इजाज़त तक नहीं छुआ था। मैं तुम्हारी बहन को देखकर कैसे बहक सकता था? क्या तुमने कभी सोचा कि उस दिन क्या हुआ होगा? कि मैं बेवफा हूँ या नहीं ये भी नहीं पूछा, गुनहगार भी हूँ या नहीं एक बार भी नहीं सोचा। काश तुमने एक बार मुझसे पूछा होता कि क्या हुआ था, मगर तुमने तो फैसला सुना दिया और मैं मर गया था जीते जी। उसकी तरफ मुड़ते हुए उसे कंधों से जकड़ता दबे दबे अंदाज में चीखा तो वो रोना भूलकर हैरानी से उसे देखने लगी। आज आज मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है? मैंने तब नहीं पूछा तो आज मुझे बता दो, क्या हुआ था? वो अपने आंसू साफ करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली। जो भी बताऊंगा विश्वास करोगी? वो तो हकीकत जानने के बाद ही डिपेंड करता है, वो निगाहें चुराकर बोली। मतलब नहीं करोगी तो फिर जाओ, मैं भी नहीं बताऊंगा, वो सपाट अंदाज में बोला और फिर उसकी साइड से गुजरता वॉशरूम से निकल गया। बताना पड़ेगा तुम्हें, मुझे सब जानना है। उसके पीछे आती उसके बाजू से खींचकर अपनी तरफ मोड़ गई। बोला ना नहीं बताऊंगा, वो जिद्दी अंदाज में बोला तो वो उसे गुस्से से घूरने लगी। वो सपाट चेहरे से देखता हुआ सागर को आवाज़ देने लगा, इन मैडम को जहाँ से लेकर आए थे वहीं फेंक कर आओ, वरना ये निगाहों से कच्चा चबा जाएंगी। अभिजीत ने मुंह बनाकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे सब बताना दो कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। वो जिद्दी अंदाज में बोली तो सागर हैरानी से उन दोनों को देखने लगा। जिद मत करो, जाओ यहाँ से, अभिजीत झुंझलाकर बोला। मैं भी देखती हूँ कैसे भेजते हो, कृतिका कहते हुए आराम से सोफे पर बैठ गई। अभिजीत सर झटकता बाहर निकल गया। वो कब से इधर उधर टहल रही थी, फिर उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा आशा जी का फ़ोन था। जी बुआ जी, वो फ़ोन कान से लगाते हुए बोली। बेटा कहाँ हो तुम, अभी तक नहीं आई? आशा जी ने पूछा। अभिजीत के पास हूँ, पता नहीं किस जगह पर लेकर आए हैं ये लोग मुझे, वो बोली। ओ अच्छा, तो रात को घर नहीं आओगी क्या? आशा जी ने पूछा। हो सकता है, वो जैसे थकान भरे अंदाज में बोली। चलो फिर ठीक है, मैं तो खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, फिर खाना खा लेती हूँ, आशा जी ने सुकून भरे अंदाज में कहा और कॉल काट दी। वो उनके इतने सुकून पर बुरी तरह झुंझला गई थी। आखिर कौन सा राज है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं? वो अपने दोनों हाथों में सर थाम गई। दरवाज़ा खटकने पर उसने सर उठाकर देखा तो सागर खड़ा था। मैम, खाना खाएंगी? उसने पूछा। क्यों, मुझे पेट नहीं है क्या? या फिर मेरे लिए आसमानों से खुद ब खुद खाने उतरकर मेरे सामने आकर सज जाएंगे? वो गुस्से से तड़क कर बोली तो सागर सटपटाकर पलट गया। कुछ देर के बाद दूसरा नौकर उसके लिए खाना लेकर आया था। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? उसने गुस्से से पूछा। बाहर बैठे सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, वो मुंह बनाकर बोला और फिर बाहर निकल गया। वो गुस्से से उठी और लॉन्च में आई तो अभिजीत सोफे पर आधा लेटा सिगरेट पी रहा था। वो पास जाकर बड़े ही गुस्से भरे अंदाज में उसके होठों से सिगरेट निकालकर फेंक गई और उसे गुस्से से सुलगा गई। उसे फुर्ती से अभिजीत ने उसे बाजू से खींचकर खुद पर गिराया था और शिकायती नज़रों से देखने लगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसीलिए मैंने ये सब किया था। उसकी आंखों में मौजूद लाल डोरों को देखकर वो घबराहट भरे अंदाज में सफाई देने लगी। अभिजीत लगातार ही उसे घूर कर देख रहा था, फिर उसके कांपते होठों को देखकर गले में जैसे कांटे से चुभने लगे और फिर वो खुद पर कंट्रोल न कर सका और उसे खुद में खींचता हुआ उसके होठों पर शरारत कर बैठा। मगर हैरत की बात यह थी कि कृतिका ने भी कोई विरोध नहीं किया था। दोनों जैसे आसपास से हर चीज़ भुला चुके थे। होश तो तब आया जब छनाके से कोई चीज़ टूटी थी। वो उसे छोड़ता गर्दन मोड़कर देखने लगा तो पीछे सागर खड़ा था और चाय का मग जमीन पर गिर चुका था। क्या है सागर? वो गुस्से से गुर्राया। सॉरी बॉस, आप मैडम के साथ ऐसे? तो बस वो यही देखकर घबराहट में हो गया।
आप तो कभी किसी लड़की के साथ। बीवी है मेरी। वो उसकी बात पूरी होने से पहले कड़वे अंदाज में बोला। ओह, भाभी जी हैं ये हमारी। सागर एकदम दांत निकालते हुए बोला। जी हाँ, अब जाओ यहाँ से। वो दांत पीस कर बोला तो सागर ने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वो उसे गुस्से से साइड पर पटकते हुए उठकर जाने लगा तो कृतिका उसका हाथ थामकर उसे करीब करती उसके गले में बाहें डाल गई और उसके माथे से माथा टिकाते हुए रो पड़ी। प्लीज अभिजीत, बस कर दो ना, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। चलो सब भूल जाते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं। वो हिचकियों के बीच बोली तो अभिजीत का दिल जैसे इस इकरार पर रुक सा गया। कभी नहीं, और ये तो मुमकिन ही नहीं। तुम मेरे दिल में नहीं हो। वो उसे कठोरपन से पीछे झटकते हुए बोला तो वो तड़प कर उस पत्थर दिल को देखने लगी। जाओ जाकर खाना खा लो, फिर तुम्हें सागर घर ड्रॉप कर देगा। वो निगाहें चुराता हुआ उठकर वहाँ से चला गया। वो बिना कुछ खाए पिए खुद ही वहाँ से निकल आई थी। इतने अंधेरे में उसे नहीं मालूम था कि उसकी मंजिल कहाँ है, मगर वो आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। फिर रिक्शा रोककर उसने एड्रेस बताया और घर पहुंची तो उसकी बुरी हालत देखकर आशा जी और आरती जी बुरी तरह घबरा गई थीं। इशिका भी आई हुई थी। उसने जल्दी से हाथ थामकर उसे बिठाया। मुझे पहले ही लग रहा था कि आप उस इंसान से मिलने गई हैं, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके साथ करेगा। आपको ज़रूरत क्या थी जाने की? और हाँ, मैंने देवांश से बोल दिया है, उसका वकील कल आएगा। आप तलाक के पेपर दायर कर दीजिए। मैं अब आपका नाम उस घटिया इंसान के साथ 1 मिनट के लिए भी। शट अप, तुम कौन होती हो मेरे पति को घटिया कहने वाली? वो उसकी बात काटते हुए जोर से चिल्लाई तो उसकी बात पर इशिका का रंग उड़ गया। आरती जी और आशा जी के चेहरे पर एक सुकून सा फैल गया था। उन सबको ऐसा महसूस हुआ कि शायद अभिजीत ने सारी सच्चाई उसे बता दी है। वो दीदी सॉरी, इशिका ने धीरे से कहा। किस किस बात की सॉरी करोगी तुम? तुम्हारी की गई गलतियों की वजह से हम लोग आज तक अभिजीत से निगाहें नहीं मिला पाते। तुम्हारी गलतियों की वजह से अभिजीत का करियर चौपट हो गया और वो जिंदगी जीने पर मजबूर है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। 3-3 गोलियां लगी थी कल उसे। जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था मेरा बच्चा, और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था। कहते कहते आरती जी एकदम से रो पड़ी थीं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी हकीकत खुल गई मेरी कृतिका पर, आशा जी ने भी कड़वे अंदाज में कहा। तो कृतिका एकदम से चौंक गई। कैसी हकीकत? कृतिका अपने आंसू साफ करते हुए हैरानी से बोली। वही हकीकत जिसकी वजह से तुम आज अभिजीत का साथ दे रही हो। जो कुछ अभिजीत ने तुम्हें बताया है ना, सब सच बताया है। कृतिका, वो गलत नहीं था। अभिजीत ने कुछ भी नहीं किया था। इसी लड़की ने उसे बदनाम करने के लिए जानबूझकर वो हरकत की थी। वो तो अपनी तरफ से ये समझ रहा था कि ये सुसाइड करने वाली है और इसे बचाने के लिए वो इसके कमरे में गया था और इसने वहाँ पर सारा प्लान पहले से ही सोच रखा था। और इस बात को इसने इस तरह साबित कर दिया कि हमें लगा वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आशा जी बोलती जा रही थी और कृतिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे घर की पूरी छत उसके सर पर गिर गई हो। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश रची तुमने क्यों? कृतिका ने इशिका के कंधे झिझोड़ते हुए पूछा। हाँ, रची मैंने साजिश, और मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं है। मोहब्बत करने लगी थी मैं अभिजीत से। कितनी विनती की उसके, कितने हाथ जोड़े। यहाँ तक कि जिस दिन आपकी शादी की सालगिरह थी, मैं उनके पास गई थी। उन्हें बताया कि कृतिका को उनकी कोई परवाह नहीं है, मगर वो तो आपके खिलाफ कुछ बात सुनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि धक्के मार कर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। मगर मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं आपको उनकी ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी। अगर आप उस दिन सुबह सुबह वापस ना आती तो मैं उनके दिल में अपनी जगह बना लेती, मगर आप वापस आ गईं और मैं आप दोनों को अलग करने के लिए क्या कुछ नहीं करती रही। आपके साथ डिनर पर जाना चाहा, आपके आसपास रही, मगर जरा सी चूक हो गई और आपने उनके साथ पूरी रात टाइम स्पेंड किया। मेरे अंदर गुस्से के मारे आग लग गई थी। पूरी रात मैं आपके दरवाजे के बाहर आपकी हंसी और अभिजीत की मोहब्बत भरी बातें सुनकर अंदर ही अंदर मरती रही। और फिर अभिजीत ने अगली सुबह निकलते हुए मुझे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे मैं कोई भीख मांगने वाली उनके दरवाजे पर बैठी थी। मुझे नफरत हो गई थी आपसे और मैंने कहा कि मैं बर्बाद कर दूंगी उन्हें, और मैंने कर दिया। इशिका गले के बल चीखती बोल रही थी और सब लोग सकते की हालत में उसे आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। ये बात तो आरती जी और आशा जी भी नहीं जानती थीं। उन्हें तो बस इतना पता था कि वो अभिजीत से मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसने
उसे पाने के लिए ये सब कुछ किया था, मगर इतना कुछ किया था ये बात तो उन्हें मालूम ही नहीं थी। कृतिका के तो आंसू रुक गए थे, फिर वो लहराकर जमीन पर गिरती चली गई। उसके पीछे अभिजीत उसे ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच गया था। उसे यूं गिरता देखकर तड़प कर उसकी ओर भागा था। कृतिका, क्या हुआ? आंखें खोलो। वो उसे बाहों में लिए झंझोड़ रहा था, मगर वो बेसुध उसकी बाहों में झूल गई। बेटा जल्दी उठाओ, इसे अस्पताल लेकर चलो, आरती जी ने कहा। तो वो जल्दी से उसे गोद में उठाता बाहर की ओर बढ़ा था। कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंच गए थे। उससे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। वो सदमे में वहीं बेंच पर बैठ गया और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि शीशे के पार उसके बेसुध वजूद को देख ले। उसे इस तरह देखना अभिजीत के लिए बहुत मुश्किल था। वो चाहे दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोल दे कि उसे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, मगर ये भी सच्चाई थी कि वो कितना भी पत्थर दिल बनता, मगर उसे फ़र्क पड़ता था। उन लोगों की तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था जो उसके दिल के करीब थे। और फिर कृतिका तो उसके दिल के करीब ही नहीं, बल्कि उसके दिल में पूरे हक से विराजमान थी। अगली सुबह भी गुजर चुकी थी। कृतिका अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकली थी। लगभग 24 घंटे के बाद जाकर उसे होश आया था। डॉक्टर ने उन्हें मिलने को कहा तो आरती जी उससे मिलने के लिए अंदर गई थी। उन्हें देखते ही कृतिका के गले में आंसुओं का गोला बन गया था। अभिजीत कहाँ है? वो मुश्किल से बोली। बाहर ही है, मैं बुलाती हूँ, आशा जी कहते हुए पलटने लगी तो वो उनका हाथ थामकर सर ना में हिलाने लगी। उसे मत बुलाइएगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसका सामना कर सकूं। बुआ जी, मैं निगाहें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। वो सही कहता था। जब दुनिया उसके खिलाफ थी तो उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मैं उसका साथ दूंगी, मगर मैंने नहीं दिया बुआ जी। क्यों नहीं दिया? मुझे देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था ना। वो तड़प तड़प कर रो पड़ी। कृतिका को आशा जी को संभालना मुश्किल हो गया था। अभिजीत ने दरवाजे पर जमे हाथ को पीछे हटाया और फिर उल्टे कदमों वहां से पलट गया। आरती जी अफसोस से अंदर आई और कृतिका को चुप करवाने लगी, मगर वो रो रो कर अपनी तबीयत और भी ख़राब कर चुकी थी। डॉक्टर ने मजबूरन उसे दोबारा इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से वो अब सो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद आरती जी बाहर आई तो हॉस्पिटल से बाहर बने हुए गार्डन में बैठा सिगरेट से अपना दिल जला रहा था। वो उसके पास जाकर बैठ गई। हम में से हर एक गुनहगार है तुम्हारा बेटा, और हम दोनों, और अगर तुम हम दोनों को माफ़ कर चुके हो तो फिर उसे भी कर दो। वो तुम्हारा सामना करने से डर रही है, उसका ये डर ख़त्म कर दो। मैं तो माँ थी, फिर भी तुम्हारे बारे में शक कर गई थी, फिर वो तो बीबी थी, आरती जी ने कहा। तो वो अफसोस से गहरी सांस लेकर रह गया। सिगरेट बुझाता खड़ा हुआ। मैं कांटों भरे रास्तों में वापस नहीं जाना चाहता माँ। उसे अपना डर ख़त्म करके खुद अगर मेरे पास आना है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मगर मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। वो एकदम जिद्दी से अंदाज में बोला तो आरती जी उसे देख कर रह गई। मोहब्बत में बेटा कैसी जिद लगानी? वो बोली। क्या मोहब्बत निभाने का ठेका सिर्फ मैंने ही ले रखा है? मैं अपने हिस्से की मोहब्बत हमेशा से निभाता रहा हूँ। मैं अंदर से खोखला हो चुका हूँ और अब मेरे जख्मी दिल पर मरहम रखने का वक्त है। भरोसा मेरा टूटा है। मोहब्बत पर से तो अब यह भरोसा उसे ही जोड़ना होगा जिसने तोड़ा था। वो सुकून भरे अंदाज में बोला, फिर उठकर वहाँ से अपनी बाइक की ओर बढ़ गया। उसे अस्पताल में एडमिट हुए 3 दिन गुजर चुके थे, मगर अभिजीत उसे देखने तक नहीं आया था और ये बात उसे अंदर से रुला रही थी। आज वो अस्पताल से घर आ गई थी तो दिल चाह रहा था कि दहाड़े मार मार कर रोए, कहीं भी सुकून नहीं था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठी और ड्राइवर के साथ उसके फार्म हाउस पर पहुंच गई। सागर उसे देखकर चौंक गया था। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? उसने पूछा। जी आराम कर रहे हैं, सागर ने सर झुकाकर कहा। तो वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल हुई तो वो तकिए को बाहों में भरे बड़े ही सुकून से सो रहा था। वो चलती हुई धीरे से उसके पास आई और झुककर उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए तो वो नींद में ही उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके से अपने पहलू में गिरा गया। तुम? वो चिल्लाकर बोलता पीछे होने लगा तो कृतिका उसकी गर्दन में बाहें जमाती उसे तकिए पर गिराती, उसके चेहरे के हर नक्श पर अपने होंठ रखती चली गई, जबकि वो हैरान सा आंखें बंद किए वो अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपनी बाहों में भर लो अभिजीत, वो भीगे शब्दों में बोली। तो अभिजीत ने आंखें खोलकर उसके चेहरे को देखा और फिर उसकी आंखों से आंसू टपक कर अभिजीत के होंठ पर गिरे तो वो तड़प कर उसे खुद में भींच गया। आई एम सॉरी, वो हिचकियों से रोने लगी। अभिजीत भी रो रहा था। बरसों की कड़वाहट आज आंसुओं ने धो डाली थी। अभिजीत, मैं आपको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ।
जो बदनामी मेरी बहन की वजह से हुई उसे दुनिया के सामने लाना है। वो भीगे शब्दों में बोली। नहीं कृतिका, मैं किसी से इंतकाम नहीं चाहता। मैंने बरसों पहले अपने इस दाग से कंप्रोमाइज़ करके अपना फैसला भगवान की अदालत में पेश कर दिया है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। वो उसे खुद में भींच कर बोला तो कृतिका जैसे अंदर से सहम गई। इशिका जैसी भी थी, उसकी बहन थी। वो उसके लिए कोई और हमदर्दी नहीं रखना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद आज पूरे मीडिया पर एक ही न्यूज़ चल रही थी कि एसपी राणा ने अपने खास आदमी अभिजीत जोशी के जरिए बहुत बड़े माफिया का गिरोह पकड़ा था, जो मासूम लड़कियों को बहकाकर उन्हें दूसरे देश भेजता था। और यहाँ तक कि उस गिरोह का सरगना मिस्टर देवांश था, जो कि इशिका का पति था, वो भी पकड़ा गया था। इशिका को भी उसने कुछ दिन पहले बिजनेस डील के तौर पर अपने क्लाइंट को दिया था। इशिका को भी वहाँ से बरामद कर लिया गया था। इस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो ऑपरेशन थिएटर में थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ सिगरेट से दाग न लगाए गए हों। उसकी हालत देखकर कृतिका तो बेहोश हो गई थी। 1 घंटे के बाद उसे होश आया था और वो इस वक्त गुमसुम सी बेड से टेक लगाए बैठी थी कि अभिजीत ने उसके गाल पर हाथ रखते उसे अपनी तरफ किया था तो कृतिका चीख मारती उसके गले से तड़प कर रो पड़ी। प्लीज़ अभिजीत, मेरी बहन को माफ़ कर दो प्लीज़, वो बहुत तकलीफ़ में है। वो उसके सीने से लगी हिचकियों से बोली तो अभिजीत ने दुख से आंखें बंद कर लीं। कृतिका, मैंने कभी नहीं चाहा कि उसके साथ ऐसा हो। मैंने कभी भी उसे बद्दुआ नहीं दी थी। वो अपनी सफाई में बोलता रो पड़ा। कृतिका ने सर ना में हिलाया, उसके आंसुओं को साफ किया। नहीं अभिजीत, तुम माफ़ी मत मांगो। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी बद्दुआ नहीं दी, मगर वो भगवान है ना जिसने हम सबको बनाया है। वो सब देखता है, उसे सब पता होता है। मगर तुमने फिर भी उसकी लाज रखी। लेकिन तुम इल्ज़ाम लगाने वाले को अपने किए पर जब कोई शर्मिंदगी ना हो तो भगवान ने दिखाया है कि जब कोई पाप करता है तो भगवान उसका कैसा बदला लेता है। मेरी बहन को भगवान ने उसके किए की सज़ा दी है। वो भीगे शब्दों में बोलती जा रही थी। अभिजीत सर झुकाए बैठा रहा। 2 दिन गुजर चुके थे। इशिका की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। तीसरे दिन उसने आंखें खोली तो उसके होंठों से बस एक अधूरा सा शब्द निकला था, मुझे माफ़। उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी हिचकी ली। अभिजीत ने उसे अपनी बहन की तरह समझा था और अब भाई बनकर ही उसका अंतिम संस्कार भी किया था और उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना भी की थी। देवांश मुखर्जी को फांसी की सज़ा सुनाने तक वो अदालत के चक्कर काटता रहा। आज उसके कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। कुछ महीने के बाद अभिजीत सबको लेकर लंदन में शिफ्ट हो गया, जहां उसका खुद का एक छोटा सा कैफ़े था और डॉक्टर कृतिका लंदन के सबसे बड़े अस्पताल की सर्जन थी। तो दोस्तों, आपको ये कंप्लीट नॉवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी।